हमारे YouTube चैनल एम्बिशन विथ बीएन सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हिमालय को हमने ख़त्म कर दिया है। बात प्रायद्वीपीय पठार की है तो प्रायद्वीप कहते किस लिए हैं इसको? स्थल भाग का कोई भी क्षेत्र जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, यानी सागर से घिरा हो, तो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर हिंद महासागर, इसीलिए इसको प्रायद्वीप कहते हैं। और पठार इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि स्थल का ऊपर उठा हुआ हिस्सा जो समतल हो उसे हम पठार कहते हैं। तो ये उठा हुआ हिस्सा है। बाकी इस क्षेत्र से जो मैदानी क्षेत्र है या इससे तटीय जो मैदानी है इलाका, इससे ऊपर उठा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग पठार कहते हैं, यानी ये प्रायद्वीपीय पठार है। अब प्रायद्वीपीय पठार का पहले एक थोड़ा परिचय हो जाए। ये हरे रंग की जो लाइन दिख रही है, ये हरे रंग की जो लाइन है, ये कुछ इस तरह की है। जो कि ये दिख रहा है। मूल प्रायद्वीप पठार यही है जो कि अफ्रीका से टूट करके आया। और जैसा कि पहले वीडियो में मैं बताया हूँ हिमालय की उत्पत्ति के समय कि एक समय था जब पूरी पृथ्वी पर सारे महाद्वीप एक थे, जिसको हम लोग पैंजिया कहते थे। और पैंजिया के चारों तरफ एक महासागर था जिसको हम लोग पैंथालासा कहते थे। तो जब पैंजिया का विखंडन हुआ तो दो भागों में हो गया। ऊपर वाले को अंगारा लैंड कहा गया, नीचे वाले को गोंडवाना लैंड कहा गया, और बीच वाला टेथिस सागर बन गया। बाकी ये पैंथालासा। तो जब ये गोंडवाना लैंड टूटा तो पश्चिम आया, ये हो गया दक्षिण अमेरिका। एक हिस्सा उससे टूटा तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। दूसरा हिस्सा टूटा तो ये हो गया अंटार्कटिका महाद्वीप। और एक हिस्सा ये टूटा तो ये हो गया इंडियन प्लेट, जो कि ये वाला हिस्सा है। और जो शेष हिस्सा बचा गोंडवाना लैंड का, वही आज अफ्रीका है। तो यानी अफ्रीका से टूट करके उत्तर पूर्व दिशा में यह प्रायद्वीपीय भूखंड जो है आगे बढ़ा। और जब आगे बढ़ा तो अंगारा लैंड से टकराया और यहाँ हिमालय की 3 श्रेणियों का निर्माण हुआ। उसके बाद हिमालय से उतर करके जब नदियाँ आई तो मैदानी क्षेत्रों का निर्माण हुआ। तो ये तो रही बात इस प्रायद्वीपीय पठार की। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है यह, जो गोंडवाना लैंड, यानी गोंडवाना लैंड से टूटा था तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। प्रश्न कई बार आता है कि प्रायद्वीपीय पठार किसका हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यह आर्कियन काल की चट्टानों से बना हुआ है और त्रिभुजाकार आकृति है। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन भूखंड है। लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। अगर इसको देखा जाए तो इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, फिर विंध्याचल,
उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूरब में पूर्वी घाट इसकी सीमा बनाता है। और बीच वाले हिस्से को हम लोग दक्कन का पठार कहते हैं। अगर इसका उत्तर से दक्षिण पार्श्व चित्र देखा जाए, उत्तर से दक्षिण अगर इसका पार्श्व चित्र देखा जाए तो कुछ इस तरह का बनेगा। इस तरह का बनेगा। यह जो है पठार, यह शिवालिक, यह मध्य हिमालय और यह ग्रेटर हिमालय। तो जो ये साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया, साउथ और नॉर्थ। तो ये पठार के बाद ये टेथीस सागर का जो हिस्सा बचा हुआ था, हिमालय, शिवालिक, मध्य हिमालय और ग्रेटर हिमालय बनने के बाद, तो इसमें से नदियां आईं और नदियों ने इसको भर दिया। किससे? मिट्टी से। तो जब नदियों ने इसको मिट्टी से भर दिया तो यह मिट्टी से जो है भर गया और आज यही मैदान बन गया। इस मैदान में जो नदियों द्वारा लाई गई बालू, कंकड़, पत्थर, मिट्टी से जो यह बना, यह सोखता का काम करता है। जो भी बारिश का पानी हो यह सोख लेता है और इसके नीचे जा कर के पानी भर जाता है, जिसको हम लोग कुआं खोदकर पानी को निकालते हैं। चूँकि यह पठार कठोर चट्टानों का बना हुआ है, इसलिए इसके नीचे की तलहटी भी ये कठोर है, इसके नीचे पानी जाता नहीं है और पानी यहाँ इकट्ठा होता रहता है। और यही पानी जो है हम लोग हैंडपम्प या कुएं द्वारा खोद करके हम लोग निकालते हैं। जब कुआं खोदते हैं तो यही पानी हमको दिखाई देता है, जिसको कि इस मैदानी भाग को नदियों ने पाट करके बनाया है, जो कि आपका मैदानी भाग है। ये तो हो गया पार्श्व चित्र। अब हम लोग ज़रा हिमालय का और देखते हैं। अरावली है, मालवा का पठार है, विंध्याचल पर्वत है, ये राजमहल की पहाड़ी है, सतपुड़ा की पहाड़ी है, पश्चिमी घाट पर्वत है, पूर्वी घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत जहाँ आकर के मिलता है, इसी को नीलगिरी पर्वत कहते हैं। यानी पश्चिमी घाट पर्वत में पूर्वी घाट पर्वत जहाँ आकर के मिलता है, इसको एक पर्वतीय गांठ कहते हैं, जिसको हम लोग नीलगिरी पर्वत कहते हैं। इसके दक्षिण में ये अन्नामलाई और उसके दक्षिण में ये इलायची की पहाड़ी, जिसको हम लोग कार्डमम की पहाड़ी कहते हैं। ये शिलांग का पठार है। शिलांग का पठार पर जो है ये 5 पहाड़ियां हैं, जिसमें गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रिंगमा। ये जो पहाड़ियां हैं तो ये हिमालय के नज़दीक, लेकिन यह शिलांग का पठार जो है दक्षिण के पठार यानी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। इसमें थोड़ा सा समझने की बात है। ये प्रायद्वीपीय पठार है और ये निकला हुआ हिस्सा है। यह जो है चला आया कहाँ तक? ये शिलांग पठार तक, लेकिन बीच का हिस्सा अवतलित होकर के बैठ गया। बीच का हिस्सा अवतलित होकर के नीचे बैठ गया, जिसमें जैसे यहाँ ये गारो और ये राजमहल, बीच का हिस्सा
जो पठार था वो अवतलित होकर नीचे बैठ गया। जब बैठ गया नीचे तो इसमें गंगा और ये ब्रह्मपुत्र नदियों ने उसको क्या किया, मिट्टी से भर दिया। तो जब मिट्टी से भर दिया तो यही कहलाता है मालदा गैप। पठार अब नीचे ज़मीन में दब गया यहाँ का, और उसके ऊपर जो है मैदान बन गया, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से मैदान बन गया। तो ये जो है मालदा गैप कहलाता है, या फिर राजमहल गारो गैप भी इसी को कहते हैं। मतलब ये है कि जो शिलांग पठार है वो भी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। अब जरा पठार के ढलान की बात कर लेते हैं। पठार जो है यहां से उत्तर, मध्य से उत्तर पठार का ढलान, मध्य से उत्तर पठार का ढलान उत्तर की तरफ है। मध्य से उत्तर पठार का ढलान उत्तर की तरफ है। यही कारण है कि चंबल, बेतवा, पार्वती, गंभीर या काली सिंध नदियां सब उत्तर की तरफ प्रवाहित होती हैं, और ये सोन नदी भी उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से पठार का ढाल उत्तर की तरफ है, और इसके दक्षिण में यानी सतपुड़ा के दक्षिण में पठार का ढाल पूरब की तरफ है। सतपुड़ा ये पहाड़ी है, इसके दक्षिण में पठार का ढाल पूरब की तरफ है। यही कारण है कि पश्चिम घाट से निकलने वाली नदियाँ जैसे गोदावरी हो, कृष्णा हो, या फिर कावेरी हो, या पेन्नार नदी हो, या बैंगई हो, या फिर ताम्रपर्णी हो, ये सभी नदियाँ पूरब की तरफ बहते हुए इस बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसके सतपुड़ा के दक्षिण और पश्चिम घाट के पूरब पठार का ढाल पूरब की तरफ है, इसीलिए सभी नदियाँ पूरब की तरफ जाती हैं। जैसे इसको इस तरह से समझा जा सकता है, जो पठार है अगर ऐसे पार्श्व चित्र बनाया जाए तो इधर सागर, इधर सागर, ये मुंबई मान लीजिए, और ये आपका विशाखापट्टनम या चेन्नई है। देखिए यहाँ से पठार का ढाल किधर है, पूरब है। तो इस पश्चिम घाट, ये पश्चिमी घाट की पहाड़ी है, पश्चिमी घाट की पहाड़ी से पठार का ढाल पूरब की तरफ जा रहा है, और ये नदियाँ जो है पूर्वी घाट पर्वत को काटते हुए जा कर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पठार का ढाल पूरब की तरफ है। एक चीज़ और, दूसरी बात, यहाँ से देखेंगे तो पश्चिम घाट की ऊंचाई खूब ज़्यादा दिखाई देगी। जैसे मुंबई से देखा जाए, यानी यहाँ से देखा जाए मैदानी क्षेत्र, जो तटीय मैदानी क्षेत्र है, तो यहाँ से जो है पश्चिम घाट की ऊंचाई बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देगी। और वहीं पठार के ऊपर आप चढ़ जाइए, यानी बंगलुरु से चढ़ जाइए, बंगलुरु के पास से ये पठार का ढाल, पठार की ये पश्चिमी घाट की ऊंचाई कम दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि यह जो है भ्रंश का कगार है, यही भ्रंश कगार है जो अफ्रीका से टूटा था, यही भ्रंश कगार है जो अफ्रीका से टूटा था। यहीं से जो है, चूँकि जैसे एक ईंटे को तोड़ेंगे तो उसका खड़ा ढाल आपको मिलेगा, तो वही एक कगार है, खड़ा ढाल है, ठीक। और ये जो है, जो किनारे किनारे आपका जो है, ये आपका जो ये मैदानी क्षेत्र है, तटीय मैदानी क्षेत्र, इसको भी यहाँ से छोटी छोटी सैकड़ों की संख्या में नदियाँ निकलती हैं, इसलिए यहाँ पर मैदानी क्षेत्र बन गया। यहाँ भी जो है, जो नदियाँ आ रही हैं, ये नदियाँ जो है, ये जो है मैदानी क्षेत्र इसको बना दी। तो तटीय मैदानी क्षेत्र बाद में बना, किस लिए, क्यों बना? नदियों ने बनाया इसको, तो यह नदियों ने बनाया तटीय का मैदानी क्षेत्र। तो ये आप बात समझ गए। मतलब ये कहने का था कि इसका ढाल पूरब की तरफ है, यहाँ से पश्चिम घाट से पूरब ढाल है, और यहाँ से उत्तर के तरफ ढाल है। अब बात आती है कि ये नर्मदा है और ये ताप्ती। तो नर्मदा नदी
पश्चिम बहती है, ताप्ती नदी पश्चिम बहती है और ये खंभात की खाड़ी, समझ रहे हैं आप, ये खंभात की खाड़ी, दोनों नदियां खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। कभी कभी प्रश्न आता है कि क्या कारण है कि नर्मदा और ताप्ती पठार के विपरीत, पठार के ढाल के विपरीत बहती हैं? ये प्रश्न आता है, कईयों बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि आखिर क्या कारण है कि पठार के ढाल के विपरीत नर्मदा और ताप्ती बहती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती दोनों भ्रंश घाटी में बहती हैं और उस भ्रंश घाटी का ढाल पश्चिम की तरफ है, इसलिए दोनों नदियां बहते हुए पश्चिम दिशा में आकर के खंभात की खाड़ी में गिर जाती हैं। अब भ्रंश को ऐसे समझिए, समतल जमीन है, यह जो है यहाँ से भाग टूट करके नीचे बैठ गया और यहाँ का भाग टूट करके नीचे बैठ गया, तो इसी को कहेंगे हम लोग भ्रंश घाटी। तो ये नर्मदा को मान लीजिए और ये ताप्ती को मान लीजिए और बीच का जो उठा हुआ भाग है इसको मान लीजिए ये सतपुड़ा पर्वत, ये बीच वाला हिस्से को सतपुड़ा मान लीजिए। एक तरफ नर्मदा भ्रंश घाटी, दूसरे तरफ ताप्ती भ्रंश घाटी और बीच वाला भाग सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वत, ये बीच वाला भाग जो उठा हुआ है बच गया, इसी को कहते हैं ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत। तो सतपुड़ा क्या है? एक ब्लॉक पर्वत है, सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। क्यों? क्योंकि उसके उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी है और दक्षिण में ताप्ती भ्रंश घाटी है। और ये जो भ्रंश घाटी का जो नीचे का जो तलहटी है इसका ढाल पश्चिम दिशा में है, इसलिए यह दोनों नदियाँ यानी नर्मदा और ताप्ती पश्चिम दिशा में बहती हैं, जबकि पठार का ढाल पूरब है। और यह दोनों नदियां पश्चिम दिशा में बहते हुए ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो क्यों गिरती हैं? मतलब ये कि ये जो है पठार का ढाल पूरब है, लेकिन दोनों नदियां पठार के विपरीत पश्चिम दिशा में बहती हैं और खंभात की खाड़ी में गिरती हैं, क्योंकि भ्रंश घाटी के तलहटी का ढाल पश्चिम दिशा में है। तो इस तरह से हम लोग एक परिचय इसका देख लिए। अब हम लोग एक एक करके शुरू करेंगे। तो अगर हम लोग प्रायद्वीपीय पठार की संरचना को देखा जाए तो पढ़ने के दृष्टिकोण से कई भागों में इसको हम लोग बांट लेते हैं। जैसे पहला अरावली, दूसरा मालवा का पठार, मालवा का पठार, तीसरा विंध्याचल, चौथा छोटा नागपुर का पठार, पांचवा शिलांग पठार, छठवां सतपुड़ा, सातवां पश्चिमी घाट पर्वत, आठवां पूर्वी घाट पर्वत, नौवां दक्कन पठार, दसवां सौराष्ट्र क्षेत्र। इस तरह से हम लोग इसके संरचना को हम लोगों ने बांट लिया और अब एक एक करके हम लोग थोड़ा सा पढ़ना शुरू करेंगे और उसको मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ और आप ध्यान से समझिएगा
रटना नहीं पड़ेगा। अब जैसे अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत गुजरात के पालनपुर से शुरू होता है। ये गुजरात की सीमा है, गुजरात के पालनपुर से शुरू होता है और दिल्ली तक चला जाता है। अरावली पर्वत गुजरात के पालनपुर से शुरू होता है, राजस्थान होते हुए, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक जाता है। दिल्ली में इसको दिल्ली रिज कहते हैं, दिल्ली के पास दिल्ली रिज, बीच वाले भाग को और दक्षिणी भाग को, तो दक्षिणी भाग को जरगा की पहाड़ी कहते हैं, जरगा पहाड़ी। मध्यवर्ती भाग को हर्षनाथ की पहाड़ी कहते हैं, हर्षनाथ की पहाड़ी। मतलब इसका जगह जगह अलग अलग नाम है। दिल्ली में रायसीन की पहाड़ी भी कहते हैं, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, और राष्ट्रपति भवन के डिजाइनर जो है एडविन लुटियंस थे, और राष्ट्रपति भवन जो है 1912 में बनना शुरू हुआ, 1929 में बनकर तैयार हुआ, और 1931 से सर्वप्रथम जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन उसमें रहना शुरू किए। तो मतलब यह है कि दिल्ली में जो रायसीन की पहाड़ी है वो भी अरावली का ही हिस्सा है। तो अरावली जो है आपका गुजरात में पालनपुर से शुरू होता है और यहाँ जेएनयू तक जाता है। जेएनयू के पास इसको जो है मजनू का टीला कहते हैं। अरावली एक प्राचीन अवशिष्ट वलित पर्वत है। दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वतों में अरावली का नाम लिया जाता है। और अवशिष्ट का मतलब होता है कि अरावली एक समय में अपने ज़माने में काफ़ी ऊंचा पर्वत था, जो अब धीरे 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 अनाच्छादन के कारण छटते 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 उसका अवशेष हिस्सा बचा हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। और वलित का मतलब ये फोल्डेड माउंटेन है, वलित वलित होकर के बना था, यानी सबसे प्राचीन अवशिष्ट वलित पर्वत है। कभी कभी ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत में सबसे प्राचीन पर्वत कौन है, तो अरावली है। सबसे प्राचीन अवशिष्ट वलित पर्वत कौन है, तो अरावली है। अरावली जो है देखा जाए तो 4 स्टेट में है, गुजरात, अधिकांश हिस्सा राजस्थान, थोड़ा सा हिस्सा उसका जो है हरियाणा, और उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में। अरावली में सिरोही ज़िले में माउंट आबू स्थान पर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर नाम है, जो 1722 मीटर ऊंचा है। यानी अरावली की सबसे ऊंची अगर कोई चोटी है तो वो है गुरु शिखर है, जो कि सिरोही ज़िले में माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू जो है आपके ब्रह्म कुमारी संस्था का मुख्यालय भी माना जाता है। उसके बाद यहाँ जैन मंदिर है, एक दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर के लिए भी माउंट आबू फेमस है। माउंट आबू में ही नक्की झील है, जो लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी है, नक्की झील। और इस अरावली पर्वत पर झुंझुन जो ज़िला है, सबसे उत्तरी ज़िला, जो सबसे लास्ट में है दिल्ली के करीब, तो जो झुंझुन ज़िला है, झुंझुन ज़िले में खेतड़ी की खान है, खेतड़ी की खान। और इस खेतड़ी की खान से तांबा निकाला जाता है, और यह तांबा सिंधु सभ्यता काल से निकाला जाता है और आज भी निकाला जाता है। यह खेतड़ी की खान है। इसके बाद एक जाबर की खान है यहाँ,
तो जो जाबर की खान है, सीसा जस्ता यानी जाबर की खान, जाबर की खान से जो है सीसा जस्ता निकाला जाता है और सिल्वर निकाला जाता है। इसके बाद मकराना, मकराना जो है माउंट आबू, अरे मकराना जो है आपके अरावली पर ही पड़ता है, जहाँ से सफ़ेद संगमरमर निकाला जाता है और इसी सफ़ेद संगमरमर से जो है आपका ताजमहल बना था। और सफ़ेद संगमरमर, भारत का सबसे शानदार सफ़ेद संगमरमर जो है आपका जो है मकराना से ही निकाला जाता है। अब आते हैं हम लोग मालवा के पठार पर। जो मालवा का पठार है अरावली के दक्षिण और विंध्याचल के उत्तर में स्थित है। देखिए, अरावली के दक्षिण और विंध्याचल के उत्तर में, यानी ये इलाका मालवा का पठार कहा जाता है। मालवा का पठार ज्वालामुखी के लावा से निर्मित बेसाल्ट चट्टान से बना है। दरारी ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा जब ऊपर आकर जम गया तो ऊपर आने के बाद लावा जम जाता है तो उसको बेसाल्ट कहते हैं। और बेसाल्ट जो होता है, जब बेसाल्ट मौसम की मार की वजह से या अनाच्छादन प्रक्रिया की वजह से जब टूट जाता है तो वह काली मिट्टी में बदल जाता है और इसीलिए इस मालवा के पठार पर काली मिट्टी पाई जाती है। इस काली मिट्टी में कपास की पैदावार अच्छी होती है, गेहूं का भंडार माना जाता है यह मालवा का क्षेत्र। इसके अलावा सोयाबीन और चना की खेती है। तो चूंकि ये मध्य प्रदेश में इसका 99% मालवा का पठार का हिस्सा जो है आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है और सोयाबीन सबसे ज़्यादा पैदा होता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। बात रही मालवा के पठार के ज़मीन जो है, जो मालवा का पठार है, यहाँ की नदियों ने इसको एकदम उत्खात भूमि में बदल दिया, यानी इतना अपर्दन ज़्यादा किया है कि अपर्दन के वजह से यह ज़मीन जो है अवनालिका अपर्दन की तरह दिखता है। जैसे ये मान लीजिए कि आपका मालवा का पठार है, यह जो है इसमें तमाम नदियाँ इसमें बह रही हैं। इन नदियों ने जो है इस तरह से जो है इसको काट दिया है, गहराई में काटा है। इस नदियों ने क्या किया, इसको गहराई में काट दिया है। तो जो मालवा का पठार है ये चंबल का इलाका माना जाता है और यह इतना ज़्यादा अपर्दन कर दिया गया है जिसके कारण यहाँ पर जो है अवनालिका अपर्दन देखने को मिलता है। इसी को नाली अपर्दन भी कहते हैं हम लोग। इसी को जो है उत्खात भूमि भी कहते हैं हम लोग। इसके अलावा देखा जाए तो ये जो नाली अपर्दन की तरह दिख रहा है आपको, प्राचीन मतलब काफ़ी समय पहले जो है इसमें डकैतों का क्षेत्र हुआ करता था, क्योंकि डकैत ही जानते थे कि जो गड्ढे नुमा नाली जा रहा है, नदियों द्वारा बनाया गया, वह नाली कहाँ तक जाएगा और कहाँ से फिर बाहर हम निकलेंगे। इसलिए यह डकैतों का कभी गढ़ हुआ करता था। वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी के विकास कर जाने के कारण अब यह डकैतों का क्षेत्र नहीं रह गया है। यह जो है कभी कभी पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा अवनालिका अपर्दन कहाँ हुआ है, तो मालवा के पठार पर हुआ है। सबसे ज़्यादा अपर्दन का क्षेत्र भारत में कहाँ पर है, तो मालवा का पठार है। नाली अपर्दन भी इसी को कहते हैं, अवनालिका अपर्दन भी इसी को कहते हैं। इसके अलावा बीहड़ क्षेत्र भी इसी को कहते हैं या उत्खात भूमि वाला क्षेत्र भी कहते हैं। इस मालवा के क्षेत्र को रोलिंग प्लेन भी कहते हैं, यानी उर्मिल मैदान, हिंदी में
पूछता है कभी कभी कि उर्मिल मैदान कहाँ देखने को मिलता है, तो उर्मिल मैदान आपका मालवा के क्षेत्र में ही देखने को मिलता है। अब मालवा के क्षेत्रफल को देखा जाए तो मालवा का कुल क्षेत्रफल 88,222 वर्ग किलोमीटर है। मालवा का कुल क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 88,222 वर्ग किलोमीटर है। मालवा का ढाल उत्तर पूर्व दिशा में है, इसीलिए जो भी नदियां हैं सब उत्तर पूर्व दिशा में बहती हैं। जैसे चंबल नदी जो है जनापाव पहाड़ी से निकलती है और बहते हुए जाकर के यमुना में इटावा में जाकर मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर इसकी सहायक है, एक बनास नदी है, एक पार्वती नदी है, एक काली नदी है, छिप्रा है। छिप्रा भी यहाँ बहती है, जिसके किनारे पर उज्जैन शहर है, उज्जैन में महाकाल मंदिर है, देखने को मिलता है। इसके अलावा पार्वती नदी है, फिर माही नदी है, यहाँ पर ये सभी बेतवा नदी आपकी जा रही है। ये सब नदियाँ जो है आपके जो है इस मालवा के पठार पर देखने को मिलती हैं, और इन सब नदियों ने ही उस मालवा के पठार को काट करके बीहड़ क्षेत्र में बदल दिया है। अब देखा जाए तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी सिगार है, सिगार, जिसकी ऊंचाई जो है 881 मीटर है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी 881 मीटर है। इसके बाद दूसरी जनापाव है, मालवा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जनापाव है, जिसकी ऊंचाई जो है 854 किलोमीटर है, 54 मीटर है। मतलब मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार और दूसरी सबसे ऊंची चोटी जनापाव। इसी जनापाव पहाड़ी से जो है आपकी जो है चंबल नदी निकलती है। इसके बाद देखा जाए तो इसमें मुख्य जो ज़िले हैं, भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इसके अलावा देवास है, इसके अलावा इंदौर है, इसके अलावा सागर, उज्जैन, गुना, रायसेन, देवास जैसे ज़िले यहाँ पर मुख्य ज़िले स्थित हैं। तो इस तरह से हम लोग मालवा के पठार को देखें, जो कि एक उत्खात भूमि का सबसे बड़ा उदाहरण है, यानी बीहड़ क्षेत्र कहा जाता है, बीहड़ का इलाका कहा जाता है। अवनालिका अपर्दन, यहाँ की नदियों ने इतना बुरी तरह उसको अपर्दन कर दिया है, और अपर्दन वहाँ थोड़ा गहराई में, पतला और गहराई में होता है, इसलिए वो डकैतों का किसी ज़माने में निवास होता था, इसीलिए इसको हम लोग बीहड़ क्षेत्र भी नाम दे दिए। तो ये बीहड़ इलाका यही कहा जाता है। इसी के बगल में ये जो इलाका है, ये इसको बुंदेलखंड का पठार कहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो इसके उत्तर में अरावली, दक्षिण में विंध्याचल और पूरब में बुंदेलखंड का ये पठार है। इस प्रकार आज हम लोगों ने जो है अरावली और मालवा पर विशेष चर्चा हम लोग किए। आप इसी तरह से लगे रहिए, एक एक करके सबको मैं आपको बता दूंगा, और विश्वास कीजिए आपको एकदम याद हो जाएगा, कहीं शंका नहीं रहेगा, आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, और हमेशा के लिए बैठ जाएगा दिमाग में। परीक्षा में आप कभी नहीं भूलेंगे, बशर्ते आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। थैंक्स।